हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो कि पंजाब और सिंध बैंक ने IBPS CSA CRP 15 के तहत जितने भी CSA का सिलेक्शन किया था उन लोगों को LPT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ईमेल भेज दिया है आज 25 मार्च को। तो हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं मेल में। देखो, ये जो अभी मेल आया हुआ है ये रिगार्डिंग LPT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट पे जाना है और फॉर्मेट भी आपको मेल में आया हुआ है। ठीक है, और सारे फॉर्मेट्स डाउनलोड करने हैं। अगर मेल में फॉर्मेट नहीं आया है तो फॉर्मेट्स आपको डाउनलोड करने हैं और सारे फॉर्मेट्स को केयरफुली फिल करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये सबमिट करना है। उसके बाद ये आप यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है कि ये जो कॉल लेटर है ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, और जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो सेपरेटली इशू किया जाएगा आफ्टर योर सक्सेसफुल LPT टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जब आप LPT टेस्ट में सक्सेसफुली पास कर जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एक सेपरेट अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी फॉर्म्स इन्होंने दिए हैं वो सारे फॉर्म्स को फिल कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेकलिस्ट। देखो, जिनको भी फॉर्मेट नहीं मिला है अगर मेल में तो वो इस वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक का रिक्रूटमेंट, और यहाँ पे आपको CSA का ज्वाइनिंग फॉर्मेट मिल जाएगा और PO का भी ज्वाइनिंग फॉर्मेट मिल जाएगा। एक चीज़ देखना है यहाँ पर सिमिलरिटी क्या क्या है। एक जो आपका सर्विस एग्रीमेंट, ये CSA के लिए सर्विस एग्रीमेंट है और PO के लिए इंडेमनिटी बॉन्ड है। इस दोनों को छोड़ के बाकी सारा का सारा फॉर्म एक जैसा है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सर्विस एग्रीमेंट को देखेंगे और चेकलिस्ट देखेंगे, और बाकी जो भी फॉर्मेट्स है PO के लिए और CSA के लिए सेम है। तो उसका एक मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, पंजाब एंड सिंध बैंक का DV फॉर्म्स कैसे फिलअप करते हैं, हाउ टू फिल DV फॉर्म्स ऑफ पंजाब सिंध बैंक। वो सेपरेट वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ और वीडियो को एंड में भी मैं लगा दूंगा। देखो, आपको इस चैनल पे आना है और ये जो प्लेलिस्ट है IBPS क्लर्क एंड PO बैंक वाइज ज्वाइनिंग प्रोसेस, इस पर क्लिक करना है और इस पर पंजाब एंड सिंध बैंक जो DV फॉर्म्स कैसे फिल करें, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फिल करना है, वो सारा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको आपको जाके देखना है। और फिर यहाँ पे हम लोग दो फॉर्म्स देख लेते हैं। ये है आपका चेकलिस्ट जिसमें कि आपको दिया गया है कि कौन कौन से फॉर्म्स आपको DV के टाइम लेकर के जाने हैं। सबसे पहला फॉर्म तो है कि IBPS का जो एप्लीकेशन है, जब आप अप्लाई कर रहे थे उस टाइम जो फॉर्म फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट अगर आपके पास है तो वो आपको लेकर के जाना है। फिर है पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर नहीं है तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें। और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ नेम एंड परमानेंट एड्रेस, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, ठीक है, बैंक पासबुक या आधार कार्ड। तो सिंपली सभी लोगों के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है तो पैन कार्ड आधार कार्ड विल सफाइस। और एक चीज़ और नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ मिल रहा है कि ई स्कैन कॉपी अप टू 400 KB इन PDF फॉर्मेट, तो आपको क्या करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको PDF बना कर रखना है और उस PDF का साइज 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे जो PDF हैं सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ DV, तो इसको बना कर रखना है आपको। और ग्रेजुएशन का अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेके जाएं, अगर कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट लेके जाना है। और फिर अगर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आ गया है तो वो लेकर जाएं, नहीं तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। इसका भी आपको ई स्कैन कॉपी ले जाना है। और ग्रेजुएशन से आगे भी अगर आपने पढ़ाई की है और आपने जिक्र किया है उनका एप्लीकेशन फॉर्म में IBPS के, तो वो सारे हायर स्टडीज़ के हर सेमेस्टर का मार्कशीट सेमेस्टर वाइज या कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या JIB या CIB ये सब करके रखा है तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना है। और SC ST सर्टिफिकेट जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, OBC सर्टिफिकेट। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट का मतलब ये नहीं कि जो पंजाब सिंध बैंक ने दिया है फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में लेकर जाना है। आपके स्टेट में जिस भी फॉर्मेट में इशू किया गया है बशर्ते कि वो फॉर्मेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। फिर इनकम एसेट सर्टिफिकेट चाहिए EWS के लिए। और
जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए चाहिए यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि इशूड होना चाहिए एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल बोर्ड के द्वारा, और वो मेडिकल बोर्ड में कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए ये कैटेगरी है, ये क्राइटेरिया है उनके लिए। और जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो उनको रिलीविंग लिस्ट सर्टिफिकेट वो लेकर के जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी। और जो लोग कंप्यूटर अगर पढ़े हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो उनको कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, तो आपको एक कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपने आईबीपीएस एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था। और यहाँ पे है रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। देखो यहाँ पे 2 केस है, एक कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे पहले, ठीक है, और आपने रिजाइन दे दिया। तो जब आपने रिजाइन दे दिया तो आपके पास होगा रेजिग्नेशन लेटर, तो रेजिग्नेशन लेटर लेकर अगर आपको जाना है। दूसरा है कि आप नोटिस पीरियड में हो, तो उस केस में आपके पास अभी रेजिग्नेशन लेटर नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जाकर के डीवी के टाइम एक्सटेंशन ले सकते हैं। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, वीडियो जाकर देखिएगा आप कम्प्लीटली। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट मस्ट बी इशूड बाय अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ नोट बिलो रैंक ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन। यानी कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा उस पर सिविल सर्जन का साइन होना चाहिए, नहीं तो चीफ मेडिकल ऑफिसर का साइन होना चाहिए। उससे नीचे लेवल के मेडिकल ऑफिसर को अगर आप साइन करवा के ले जाते हैं तो दैट विल नॉट बी वैलिड। ठीक है, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लेकर के जाएंगे तो जो भी उसमें टेस्ट वगैरह कर दिया गया है, तो सारे टेस्ट का रिपोर्ट, चाहे वो एक्सरे का फुल साइज चेस्ट एक्सरे हो, उसका रिपोर्ट, ब्लड का रिपोर्ट, यूरिन का रिपोर्ट, सब कुछ आपको लेकर के जाना है। और 2 सेपरेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बोला है कि गैजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए, नहीं तो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के द्वारा इशू होना चाहिए। देखो यहाँ पे समझते हैं क्या है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर बोले तो एजीएम, जो एजीएम होता है ये होता है स्किल 5। और ये जो स्किल 5 है ना, स्किल 5 ब्रांचेज होते नहीं है नॉर्मली। आप जो ब्रांचेज देखते हैं स्किल 2, स्किल 3, स्किल 4, स्किल 5, ये सारे ब्रांच, सॉरी स्किल 5 नहीं, स्किल 4 तक आपको ब्रांचेज देखने को मिलते हैं। स्किल 5 ब्रांचेज जो है वो बहुत ही कम होते हैं, वो स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, और वहाँ जाके एजीएम बैठते हैं। और नहीं तो एजीएम जो हो ये आपके रहते हैं रीजनल ऑफिस में एज ए रीजनल हेड, या जोनल ऑफिस में, या सर्कल ऑफिस बोले, एसबीआई अगर की बात की जाए तो ऑफिस से बात है, ये एजीएम जो है आपके करेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करने वाले हैं जब तक कि आपको वो पर्सनली नहीं जानते हो। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लीजिएगा, चाहे बीडीओ से हो गया या इस कॉलेज के प्रिंसिपल से हो गया। ठीक है, और जो सर्विस एग्रीमेंट है वो आपको स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। और वो जो स्टैम्प पेपर का जो रेट होगा, अब यहाँ पे बहुत सारे का कन्फ्यूजन है कि कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है सर्विस बॉन्ड। देखो हर स्टेट में जो है सर्विस एग्रीमेंट का प्राइस अलग अलग होता है, किसी जगह 100 रुपये का होता है, किसी जगह 500 का होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सर्विस एग्रीमेंट लेकर के जाना है आपको एडवोकेट के पास या नोटरी के पास। अगर उसको पता है कि बिहार में सपोज 500 रुपये का होता है या महाराष्ट्र में 100 रुपीज़ का होता है, तो वो आपका बना देगा अपने हिसाब से। लेकिन अगर उसको नहीं पता है कि आपके स्टेट में कितने का स्टैम्प पेपर पे सर्विस एग्रीमेंट का बॉन्ड बनता है, तो सिंपली आप 500 का बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट का रहेगा तो आपके लिए सेफ है ये। ठीक है, कम अमाउंट का बनवा लीजिएगा तो हो सकता है अगर आपके स्टेट में कम अमाउंट का अप्लीकेबल नहीं होगा, ज़्यादा स्टेट का अप्लीकेबल होगा, तो उस केस में रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि ऑलवेज गो फॉर हायर प्राइस। और यदि आपने कुछ और भी अपना एलिजिबिलिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया है तो वो लेकर के जाना है। फिर प्लस में सिविल रिपोर्ट, सिविल रिपोर्ट कैसे निकालना है वो वीडियो मैं एंड में लगा दूंगा। और यहाँ पे है कि अगर आपके नाम में, आपके फादर के नाम में
या मदर के नाम में या किसी भी तरीके का एरर है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। और एफिडेविट आपका जो है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जो एफिडेविट बनवाएंगे, दैट विल सफाइस, ठीक है। और देखो क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे एक्सेप्टेबल है नाम के सीक्वेंस में, ठीक है। नाम का सीक्वेंस में अगर डिफरेंस है या एरर है या किसी तरह का सरनेम में एरर है, सपोज कभी सरनेम लिख दिया किसी जगह पे प्रसाद, किसी जगह लिखा हुआ है पीडी, तो इस सब के लिए आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनवा लेंगे तो चलेगा। कभी स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये सब डिफरेंस जो है इसके लिए इन्होंने बोला है कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक्सेप्टेबल है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया है तो उनके लिए ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन जो उन्होंने पब्लिश करवाया है वो लेकर के जाना होगा, एफिडेविट ओरिजिनल लेकर के जाना होगा, मैरिज सर्टिफिकेट जैसा कि उनको रिक्वायरमेंट है उनके केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। ये है वो आपका सर्विस एग्रीमेंट जिस पर आपको जिसको स्टाम्प पेपर पे बनवाना है, ठीक है। तो इसमें एक हम लोग देख लेते हैं आखिर रियली में क्या क्या है। इसमें आपको फिल करने के लिए ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जो नोटरी के पास आप जाएंगे, नोटरी के पास या एडवोकेट के पास, वो इसको फिल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्ट लिखाएगा, जैसे सीएसए है तो सीएसए लिखाएगा यहाँ पर। और हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। देखो रेम्यूनरेशन की बात की जाए तो जो भी सैलरी अलाउंसेस आपको मिलेगा तो जैसा बैंक आपकी फिक्स करेगी वैसा ही आपको मिलेगा। ड्यूटीज़ की बात करें तो आपका जो वर्किंग आवर है वो फिक्स है 10 to 5। तो बस इसमें यही लिखना है कि आपको जो है रेगुलरली ऑफिस अटेंड करना है, ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है। और अगर बैंक या आपके सुपीरियर ऑफिसर्स कभी आपको आपके वर्किंग आवर के बाहर अगर आपको काम करने के लिए बुलाते हैं, यानी कि अगर सपोज 5 बजे से 5 बज गया लेकिन आपको काम अगर ख़त्म नहीं हुआ, आपके सुपीरियर आपको काम दे रहे हैं तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, रुक करके काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये ड्यूटीज़ लिखा हुआ है। प्लस में बैंक के पास हमेशा ये राइट है कि आपको कोई भी ड्यूटी वो अलॉट कर सकती है जैसा कि बैंक को या मैनेजमेंट को फिट लगे। और बैंक आपको कभी भी ट्रांसफ़र भी कर सकती है किसी भी प्लेस पे एज पर द नीड ऑफ द बैंक। फिर आपका ये जो पॉइंट सी है, जब तक आप बैंक में जॉब कर रहे हो और जॉब छोड़ने के बाद भी आप बैंक की कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन को नहीं बता सकते, जैसे कि बैंक का इंटरनल कामकाज, कस्टमर की डिटेल्स या ट्रांजैक्शन, बैंक की बिजनेस डीलिंग्स। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो बैंक की बात बैंक तक ही रखनी चाहिए, कस्टमर्स या आउटसाइडर्स को नहीं बतानी है। फिर पॉइंट डी देखो, आपको अपना पूरा टाइम, अटेंशन और एबिलिटी जो है बैंक के काम में लगाना है। सीनियर्स आपके जो भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन देंगे उनको फॉलो करना कंपलसरी है। बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना है और आपको ऑनेस्टली और डिलीजेंटली बैंक की सर्विस करनी है, यानी कि जॉब को सीरियसली लेना है, सीनियर्स की बात माननी है और बैंक के इंटरेस्ट में काम करना है। पॉइंट ई में ये लिखा हुआ है कि जब तक आप बैंक में अपॉइंटेड हो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी और जॉब, बिजनेस, ट्रेड या स्पेकुलेशन जैसे कि ट्रेडिंग एक्सेट्रा में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, यानी कि बैंक जॉब के साथ आप साइड में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। फिर टर्मिनेशन के रिगार्डिंग जो पॉइंट ए है आपका, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा आपको। अगर बिना नोटिस दिए जॉब छोड़ देते हो तो 1 मंथ की आपकी सैलरी कट हो सकती है। और अगर बैंक को कोई लॉस होता है तो उसका भी लायबिलिटी आप पर आ सकता है, यानी कि बैंक आपसे पैसा वसूल लेगी अगर कोई भी लॉस अगर बैंक को होता है तो। देखो पहला पॉइंट तो ये था कि आप खुद जॉब छोड़ोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि बैंक भी जॉब खत्म कर सकता है आपका। बैंक चाहे तो 1 मंथ का नोटिस देकर एम्प्लॉय की सर्विस डायरेक्टली टर्मिनेट कर सकता है। अगर बैंक नोटिस नहीं देता है तो एम्प्लॉय को 1 महीने की सैलरी दे देगी, ठीक है। तो ये किस केस में होगा, अगर आप किसी तरह का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और या किसी तरह का ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो कि बैंक के हित में ना हो या बैंक के रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो, तो उस केस में बैंक भी आपको टर्मिनेट कर सकती है। पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी में ये लिखा हुआ है कि जो सीरियस मिस्टेक पर बिना नोटिस जॉब खत्म हो सकता है आपका। अगर कोई भी एम्प्लॉय बिना लीव सैंक्शन के एब्सेंट रहे,
बार बार लेट आए यानी कि हैबिचुअल बन गया एक्टिविटी की लेट आना, काम में नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही करे, मिसकंडक्ट, डिसऑनेस्टी करे, गलत काम करे, फ्रॉड, झूठ एक्सेट्रा, या एग्रीमेंट में जो भी रूल्स दिए गए उनको ब्रेक करता है, तो बैंक को ये राइट है कि बिना नोटिस और बिना सैलरी दिए तुरंत वो जॉब टर्मिनेट कर देगी। तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो अगर सीरियस गलती या रूल वायलेशन हुआ तो बैंक सीधा जॉब खत्म कर सकता है। पॉइंट डी, देखो फाइनल डिसीजन बैंक अथॉरिटी का होगा। जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी यानी कि आपका जो सीनियर अथॉरिटी होगा वो डिसाइड करेगा पॉइंट सी के मैटर, यानी कि किस केस में बैंक आपको बिना नोटिस के टर्मिनेट करेगी, और वही फाइनल बाइंडिंग होगा आपका। तो एम्प्लॉई उस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता है एज पर एग्रीमेंट, ठीक है। तो जैसे कि डिसिप्लिनरी मैटर में भी बैंक का डिसीजन ही फाइनल होगा और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। लीव और एक्सेट्रा की बात करें तो जो एम्प्लॉय है यानी कि आप बैंक के सभी रूल्स रेगुलेशंस और जो सेटलमेंट्स यानी कि जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट आता है टाइम टू टाइम, यानी कि अभी चल रहा है 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, तो उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे। और ये रूल्स रेगुलेशन टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, और इसमें प्रमोशन रूल्स हैं, ट्रांसफ़र रूल्स है, ट्रैवलिंग अलाउंस, लीव रूल्स, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। तो ये सारे रूल्स जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे एज पर गिवन इन दी बाइपार्टाइट सेटलमेंट। तो लीव और बाकी सर्विस बेनिफिट्स बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है। सिंपल इसका ये मतलब है। ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट तब तक वैलिड रहेगा जब तक आप बैंक की सर्विस में हो। अगर डेजिग्नेशन, सैलरी, स्टेटस या ड्यूटी चेंज हो जाए तब भी एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली कंटिन्यू रहेगा। पॉइंट 7 में सस्पेंशन, देखो अगर एम्प्लॉय को मिसकंडक्ट के केस में सस्पेंड या डिसमिस किया जाता है तो सस्पेंशन पीरियड में नॉर्मल सैलरी या कोई बेनिफिट्स जो बैंक की तरफ से मिलते थे वो नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको उस केस में सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, यानी कि एक बेसिक सर्वाइवल के लिए जो अलाउंस होगा वो मिलेगा। फुल सैलरी नहीं मिलेगी, हो सकता है 1/3 ऑफ द सैलरी आपको मिले, ठीक है। पेंशन की बात करें तो आप कवर्ड होंगे डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत, मतलब कि आप जब बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। और उस एनपीएस अकाउंट में 10% आपके बेसिक प्लस डीए का हर महीने आपके सैलरी से इतना डिडक्ट होकर के आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा, और 14% आपके बेसिक और डीए का आपका बैंक हर महीने एनपीएस अकाउंट में डालेगा, और यही हर महीने एक्युमुलेट होकर के आपका पेंशन का कॉर्पस बनेगा, ठीक है। और जब आप रिटायर कर जाओगे तो इसी पेंशन फंड से आपको पेंशन मिलना है। पेंशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इतना। 9th पॉइंट है आपका फर्दर स्टडी। देखो अगर एम्प्लॉय हायर स्टडी या क्वालिफिकेशन करना चाहता है तो बैंक की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पहले ही रिटन परमिशन लेना पड़ेगा। अगर पढ़ाई की वजह से बैंक का काम डिस्टर्ब होता है तो परमिशन मना भी की जा सकती है। तो जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हो बट बैंक की परमिशन ज़रूरी है। सपोज किसी को अगर हायर क्वालिफिकेशन करना है लेकिन क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस लर्निंग से, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। फिर 10th है आपका जनरल। देखो इसमें है कि जॉब छोड़ने की बात का रूल, पहला नंबर, जब आप टर्मिनेट हो जाते हो तो आप बैंक का नाम यूज़ नहीं कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। आप ये शो नहीं कर सकते कि आपका अभी भी बैंक से कनेक्शन है। बैंक या कस्टमर्स की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो इवन आफ्टर योर टर्मिनेशन। देखो ये तीनों क्या है। पॉइंट टू ये बोल रहा है कि जॉब छोड़ते वक्त सारा सामान वापस देना होगा। जब एम्प्लॉय की जॉब किसी भी रीजन से टर्मिनेट या रिजाइन होती है तो उसको बैंक को सभी चीज़ें वापस देनी होंगी, जैसे बैंक के आर्टिकल्स, एसेट, कंप्यूटर्स या फाइल्स, रिकॉर्ड्स, बुक्स, कीज, लॉकर की कीज होगी या ब्रांच की कीज होगी, डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स जो भी उसके कंट्रोल में हो। पॉइंट 3, देखो अभी क्या होता है, अभी तो अवार्ड नहीं चलता है, अभी चलता है सेटलमेंट, बाइपार्टाइट सेटलमेंट। पहले चलता था अवार्ड, तो टाइम टू टाइम हर एक 5 साल पे बाइपार्टाइट सेटलमेंट आता है। अभी चल रहा है 12th बीपीएस, ठीक है। 5 साल बाद यानी कि अगले साल ये ड्यू है 27 में ये ड्यू है, उस टाइम आ जाएगा 13th बीपीएस। तो 13th बीपीएस या 12th बीपीएस में जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो आप पर बाइंडिंग होंगे, आपको उसको फॉलो करना होगा। पॉइंट 4 देख लेते हैं।
बैंक जब भी सर्कुलर्स, गाइडलाइंस या ऑफिस ऑर्डर्स या डायरेक्टिव्स इशू करेगा, एम्प्लॉय को उन्हें फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो जितने भी टर्म्स और कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सारे को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और जैसे आप इस पर साइन करते हो तो ये एग्रीमेंट लीगली वैलिड हो जाता है। तो जितना भी ये कंप्लीट सर्विस एग्रीमेंट का हर एक पॉइंट मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, और बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे फॉर्म्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं वीडियो में, वो वीडियो में एंड में लगा भी दूंगा। ठीक है, और एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो है पंजाब एंड सिंध बैंक PO CSA DV, ठीक है, इसको आपको जाकर देखना है। इस वीडियो में सारा कुछ है, कंप्लीट डिटेल कैसे फिल करना है, सारा फॉर्म्स इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जा करके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।